हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारे डीप लर्निंग प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 9 है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉस फंक्शंस के बारे में कि लॉस फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों इनको पढ़ना ज़रूरी है, और मैं आपको इनके मेन टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा। सारे लॉस फंक्शंस हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, पर मेन 4 टाइप्स के जो मेन लॉस फंक्शन है जो कि आप जनरली डीप लर्निंग की फील्ड में देखेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉस फंक्शंस है क्या, इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और जनरली जो एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ उसी का मैं यहाँ पे भी लूंगा। मान लेते हैं हमारे पास एक डाटा सेट है, डाटा सेट जिसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, जिसमें है एक में स्टडी आवर्स है कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी, और दूसरा है स्लीप आवर्स कि बच्चा कितना सोया। ठीक है, और तीसरे में उसके मार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं स्टडी आवर्स 8 है, स्लीप आवर्स 9 है, मार्क्स है 70। फिर अगले में मान लेते हैं 7 है, 6 है, 40। अगले में मान लेते हैं 9 है, 10 है, और यहाँ पे मान लेते हैं 80। इस तरीके से हमको डाटा दिया हुआ है। अब डाटा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इस डेटा को हमने प्रोवाइड किया किसको, अपने एल्गोरिदम को। अब एल्गोरिदम वो डीप लर्निंग का भी हो सकता है और वो मशीन लर्निंग का भी हो सकता है। ठीक है, एल्गोरिदम ने क्या किया, ट्रेन किया खुद को, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे, ट्रेन कर दिया। उसके बाद उसने करी प्रिडिक्शंस, क्या करी, प्रिडिक्शंस। ठीक है, अब प्रेडिक्शंस कैसे करी आपने, उसको एक दो डेटा पॉइंट्स दिए। डेटा पॉइंट्स क्या दिए, डेफिनेटली वही आपने बताया कि स्टडी इतना करता है, स्लीप इतना करता है, तो मेरे को बताओ, वो प्रिडिक्ट करेगा उसके हिसाब से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपका जो ट्रेन मॉडल है, ट्रेन एल्गोरिदम है, ट्रेंड एल्गोरिदम, ये इससे इसको आपने डेटा पॉइंट्स दिए, आपने इसको बताया कि एक बच्चा स्लीप कर रहा है 9 आवर्स, ये पहला वाला डाटा पॉइंट दे रहा हूँ, और स्टडी कर रहा है वो 8 आवर्स। ठीक है, तो आपके मॉडल ने जो प्रिडिक्शन दी वो मान लेते हैं वही 77। आपकी प्रिडिक्शन क्या आई, 77। अब आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में बच्चे के मार्क्स है 70, और प्रिडिक्शन कितनी आ रही, 77। तो बाय 7 पॉइंट्स आपका जो एल्गोरिदम है वो रॉन्ग है, बाय 7 पॉइंट्स। तो यही आपका लॉस फंक्शन है। बेसिकली लॉस फंक्शन हमको बताता है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितना गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, लॉस फंक्शन एक तरह का टूल है जो हमको बताता है कि कितना गलत है हमारा मॉडल। ठीक है, इट कंपेयर्स द प्रिडिक्टेड आउटपुट मतलब ये जो इसने प्रिडिक्ट किया 77, ये कितना डिफर करता है एक्चुअल वैल्यू से। किससे, एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 70। ठीक है, तो इसी को लॉस फंक्शन बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, लॉस फंक्शन इज द डिफरेंस, यानी डिफरेंस नहीं बोलेंगे, डिफरेंस मतलब आप सब्ट्रैक्शन समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इट आप ये बोल सकते हैं कि लॉस फंक्शन बेसिकली कंपेयर्स द प्रिडिक्टेड वैल्यूज विद द एक्चुअल वैल्यूज एंड टेल अस हाउ रॉन्ग आवर मॉडल इज। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद लॉस फंक्शन को पढ़ना क्यों जरूरी है, तो देखो पहली चीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उससे आपको पता चलता है कि आपका एल्गोरिदम किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और अगर लॉस ज़्यादा है तो आपको फिर एल्गोरिदम को चेंज करना पड़ेगा। मे बी आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं, या डिफरेंट एल्गोरिदम इस्तेमाल कर सकते हैं, या अदर कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस लॉस फंक्शन को कम रखना है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है जो मेनली डीप लर्निंग में मतलब मशीन लर्निंग में भी है, कि ग्रेडियंट डिसेंट एक जो एल्गोरिदम है ना, वो वर्क ही आपके लॉस फंक्शंस को लेके करता है। ठीक है, अब कैसे करता है ये हम डिस्कस करेंगे। डीप लर्निंग में तो मेनली आपका बैक प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन क्या होता है ये भी हम फ्यूचर वीडियोस में बात करें। बैक प्रोपोगेशन करते वक्त भी ना आपको लॉस फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो लॉस फंक्शंस को देख के ही करेक्ट वैल्यूज, करेक्ट उसकी वेट और बायस की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता है। अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ नहीं आएगा अभी, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर फिलहाल ये समझ लिया कि लॉस फंक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लॉस फंक्शंस पढ़ने से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है डीप लर्निंग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब लॉस फंक्शंस, कितने तरह के लॉस फंक्शन होते हैं, 2 तरह के। एक होता है रिग्रेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन, और नाम से ही क्लियर कट है। रिग्रेशन मतलब वो सारे डाटा सेट जिसमें जो ये प्रिडिक्टेड फाइनल आउटपुट कॉलम होगा, उसमें आपके कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगी, जैसे सेल्स, टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ये इन सारे ही लॉस फंक्शंस रिग्रेशन में आएंगे। और क्लासिफिकेशन मतलब जिसके अंदर जो लास्ट कॉलम है वो क्लासिफिकेशन होगा। आपको क्लासिफाई करना है कैंसर है या नहीं है, मेल है, फीमेल है, डेथ है या नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन लॉस आएंगे। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन लॉसेस को पढ़ते हैं। तो रिग्रेशन लॉसेस के अंदर बेसिकली 2 लॉस आएंगे आपके। एक आएगा आपका मीन स्क्वायर एरर, और दूसरा आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये आपके रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए आएंगे। और तीसरा मतलब दूसरा जो वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अंदर आपके 3 लॉस फंक्शन आएंगे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और जो
पार्स क्रिटिकल कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, इसको मैंने लिख तो लिया पर इसको हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये और ये ना लगभग सेम ही है। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी आपने इसको पढ़ लिया तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कहीं से भी पढ़ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले तरीके के लॉस फंक्शन में, जिसका नाम है मीन स्क्वायर एरर। किसके लिए लगेगा? डेफिनेटली रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। किसके लिए रखेगा? रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अब रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए कैसे लगता है? बहुत सिंपल है, वही हम फिर से वही डाटा लेंगे। आपके पास स्लीप का डाटा है, ठीक है, स्टडी का डाटा है, और आपके पास मार्क्स का डाटा है, और फिर से हम वही ले लेंगे 8 9, और यहाँ पे 70 मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, और फिर से मैंने ये बहुत सारे डाटा पॉइंट्स दिए। इस डाटा पॉइंट्स को हमने किसको प्रोवाइड करेंगे? हम एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम ट्रेन होगा, ट्रेन होने के बाद हमें आउटपुट देगा, और मान लेते हैं आउटपुट आया 77। ठीक है, आउटपुट आया 77, तो कितने का फर्क आया? कितने का फर्क आया? तो आप बोलोगे 77 माइनस 70, कितना फर्क है? 7 का। तो मीन स्क्वायर एरर ना बोलता है कि मेरे को ये मत दो डिफरेंस, मेरे को डिफरेंस का स्क्वायर दो, मतलब आप इसको भी स्क्वायर करेंगे और आपका आएगा 49। तो ये है आपका लॉस फंक्शन, ये नहीं है, इसका स्क्वायर लॉस फंक्शन है, इसलिए इसको बोलता है मीन स्क्वायर एरर। अब इसमें मीन क्यों आया इसको समझते हैं। क्योंकि जब भी आप लॉस फंक्शन निकालते हैं ना, तो आप एक डेटा पॉइंट का नहीं निकालते हैं। बेसिकली आपने अभी तो फर्स्ट रो का निकाला है, आप फिर प्रिडिक्शन मांगोगे इसको लिए नेक्स्ट रो के लिए। नेक्स्ट रो मतलब जैसे कि यहाँ पे 7 है, 6 है, और यहाँ पे 60 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपसे एल्गोरिदम से फिर से पूछोगे कि बच्चा 7 घंटे सो रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, तो मार्क्स कितने आएंगे? और इस बार मान लेते हैं उसने बता दिया 55 मार्क्स आएंगे। कितने आएंगे? 55। अभी भी डिफरेंस है कितने का? 5 का। तो आप 5 का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, 15 25 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आप सारे सारे के सारे डाटा पॉइंट्स का क्या करोगे? निकालोगे, ये स्क्वायर मतलब वही प्रेडिक्टेड वैल्यूज, जिसको प्रेडिक्टेड वैल्यूज का मतलब ये होता है वाई हैट। ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज है आपकी, और वाई क्या है आपका? एक्चुअल वैल्यूज। आप क्या करोगे? हर बार एक्चुअल वैल्यूज को माइनस करोगे किससे? प्रेडिक्टेड वैल्यूज से। ठीक है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज से, मैं पता नहीं बोल क्यों नहीं पा रहा, उसका कर दोगे स्क्वायर। जब आप ये सारे के सारे डाटा पॉइंट्स के लिए कर दोगे ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 49, ये यहाँ पे यहाँ से आ गया 49, यहाँ पे आ गया 49, यहाँ गया 25, ऐसे सबके लिए निकालोगे। तो उन सबको आपको ऐड कर देना है, जैसे 49 प्लस 25 प्लस ऐसे करके डेड डेड मतलब सारी वैल्यूज को प्लस कर, और उसका निकाल देना एवरेज। एवरेज मतलब नीचे आपको ये जितने भी डेटा पॉइंट्स थे उससे डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं आपको 100 रोज से, इससे डिवाइड कर दोगे। तो अब जो आएगा ना, ये जो फाइनल टर्म है, यही आपका मीन स्क्वायर एरर है। यही आपका मीन स्क्वायर एरर। तो बेसिकली आपने क्या करा? निकाला किसका? स्क्वायर एरर का मीन निकाला, इसलिए इसका नाम मीन स्क्वायर एरर है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसी के बाद आपका आएगा इसका छोटा भाई जिसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये मैंने बेसिकली आपको बस ये एक एग्जांपल दिया है कि मान लेते हैं आपकी जो आपका एक हाउस प्राइस प्रिडिक्शन डाटा सेट था, जिसमें एक्चुअल प्राइस था 300 500, पर मशीन लर्निंग ने आपको बताया कि 300 एंड 480 है। तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करोगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करोगे, और दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे, और उसको 2 से डिवाइड करोगे। अब 2 से क्यों डिवाइड करोगे? क्योंकि आपके यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स है, तो आप मीन निकालोगे। तो ऑन एन एवरेज मीन आपका क्या है? ऑन एन एवरेज 250 है, मतलब आपके जो मीन स्क्वायर एरर है आपके मॉडल का, वो 250 है। ठीक है, तो इस तरीके से मीन स्क्वायर एरर निकलता है। आपको इंडिविजुअल लॉस निकालने हैं सबके, मतलब मीन वो स्क्वायर एरर निकालना है सबका, उसका मीन कर देना है, बस सिंपल यही करना है। ठीक है, इसका छोटा भाई आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम स्क्वायर नहीं करते, बस ये ध्यान रखना। वही है, मतलब सेम वही है कि आपका अगर एक्चुअल वैल्यू 70 थी और प्रेडिक्टेड ये हो गया वाई, वाई हैट आ गया आपका प्रेडिक्टेड, मशीन ने जो बताया 7, तो इस बार आपको इससे माइनस कर देना है, 7 आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे ये जो मॉड है ना, ये मॉड ये आपको बताता है कि इसमें माइनस प्लस नहीं लेना आपको, हर बार वो प्लस ही आने वाला है, क्योंकि मॉड किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, फिर से ये आपका ट्रू वैल्यू होगी, मतलब एक्चुअल वैल्यूज होगी, और ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज होगी। ठीक है, और फिर से यहाँ पे ये समीशन आ रहा है, समीशन आने का मतलब आपको इसका मीन निकालना पड़ेगा, और मीन यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि इस बार क्या करना है आपको। वही काम करना है आपको, जो भी डाटा दिया है। ठीक है, इस डाटा में फिर से यहाँ पे क्या होगा? स्टडी होगा, यहाँ पे स्लीप होगा, और यहाँ पे आपके स्टडी होगा, सॉरी मार्क्स होंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, मार्क्स होंगे, और यहाँ पे आपका जो मशीन ने बताया आपको प्रिडिक्टेड प्रेडिक्टेड, ठीक, जो मशीन ने आपके प्रेडिक्टेड प्रेडिक्टेड किए। ठीक है, यहाँ पे 70 है, मान लिया 77 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ 55 आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस आया? 7 का डिफरेंस आया। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस आया। ऐसे ही करके मान लेते हैं यहाँ पे 40 है, यहाँ 43 बता रहे हैं, तो कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। इन सारी ही वैल्यूज को आपको ऐड करना पड़ेगा, 7 प्लस 5 प्लस 3 डैट डैट डैश ऐसा करके ऐड करना पड़ेगा इसको। उसके बाद उसको डिवाइड करना पड़ेगा जितनी आपके पास रोज है, अगर 100 रो है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फाइनल जो टर्म होगी वही आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे जब ये दोनों रिग्रेशन के लिए ही हैं, चाहे वो मीन स्क्वायर एरर हो या फिर मीन स्क्वायर एरर हो, या फिर आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो, दोनों के दोनों आपके रिग्रेशन प्रॉब्लम में ही लगते हैं, तो दो हैं ही क्यों?
एक ही बना लेते, या तो मीन स्क्वायर एरर ही बना लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर ही बना लेते हैं। तो दोनों में ना फ़र्क है। देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं ना कि आपके डाटा पॉइंट्स में ना आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स। तो आउटलायर्स के बारे में आपको पता है कि नहीं पता? आउटलायर बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके डाटा में ना बहुत ज़्यादा अलग होते हैं बाकी अदर डाटा पॉइंट से। जैसे मान लेते हैं कि जो वही फिर से डाटा ले लेते हैं कि आपके ना जो बच्चों के रिजल्ट है ना वो कुछ इस तरह से चल रहे हैं। यहाँ फिर स्टडी लिखा होगा, यहाँ पे स्लीप और यहाँ पे मार्क्स। अब आपके बच्चों के मार्क्स क्या चल रहे हैं, मान लेते हैं वही 30, 40, 50 ऐसे चल रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज ऐसे चल रहे हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो 100 ले आता है मार्क्स, ठीक है? तो बेसिकली ये आउटलायर हो गया, ठीक है? एक तरह से, ठीक है? क्योंकि कोई बच्चा ला ही नहीं पा रहा है, ये ला पा रहा है, ठीक है? तो अब इसके लिए ना क्या करेगा, जो आपका एल्गोरिदम होगा ना, वो प्रिडिक्शन देगा ना, जो प्रिडिक्शन देगा वो काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग होगी, वो काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग होगी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक बहुत सिंपल है कि बाकी सारा डाटा पॉइंट्स के लिए ना तो बहुत सारी वैल्यूज़ है उसके पास। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो आपका एल्गोरिदम है ना, इसने ट्रेन किया इस डाटा से, ठीक है? इसको मैं समझाता हूँ दूसरे कलर में। इस एल्गोरिदम ने किससे ट्रेन किया? इस डाटा सेट से ट्रेन किया। अब इस डेटा सेट में ना बाकी बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल थे हर मार्क्स के लिए। केवल एक ही बच्चा था जिसके 100 मार्क्स थे, एक ही बच्चा, ठीक है? अब उसके स्लीप आवर्स 8 या 9 कुछ भी थे। एक ही बच्चा था जिसके 100 मार्क्स थे। तो 100 मार्क्स ना इसने ट्रेन ही नहीं किया क्योंकि एक ही था पूरे डाटा सेट में। मान लो आपके पास पूरे के पूरे 1000 रोज़ हैं। अब 1000 रो में से केवल एक ही डाटा पॉइंट है जिसमें 100 आ रहा है। तो एल्गोरिथम प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर पाएगा। तो इसके मान लो इसने इसको प्रेडिक्शन दे दिया 70, तो एक्चुअल में कितना आया थे मार्क्स? 100, लेकिन इसने कितना प्रेडिक्शन है? 70। कितने का डिफरेंस आ गया? 30 का डिफरेंस आ गया। अब मीन स्क्वायर एरर बेसिकली क्या कर चाहता है ना, मीन स्क्वायर एरर चाहता है कि अगर आपके एल्गोरिदम ने गलती करी है तो उस गलती से बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, इसलिए उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे वो आपके 30 को 900 में कन्वर्ट कर देगा कि आपका जो एल्गोरिदम है ना वो बहुत ज्यादा गलत है। मतलब 30 तो सुनने में ऐसे लग रहा है कि छोटी सी गलती करी है, लेकिन 900 सुनने में कितना लग रहा है, बहुत ज्यादा गलती करी है, ठीक है? अब ये 900 सुनने में बड़ा लग रहा है कि गलती करी है, एक्चुअली में मॉडल इसको सही करता है किसकी हेल्प से? फिर से वही बात है, आपको ग्रेडिएंट डिसेंट आना चाहिए। ग्रेडिएंट डिसेंट के अंदर बेसिकली आपकी ये वैल्यू पास होगी और क्या कहते हैं 900। तो जो एल्गोरिदम है ना, और ठीक वैसे ही अगर आप डीप लर्निंग में भी देखेंगे, डीप लर्निंग में जो आपका बैक प्रोपगेशन होते हैं, वो भी इस 900 को देखेंगे और उसको लगेगा कि आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा गलत है। तो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो मीन स्क्वायर एरर जनरली वहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके डाटा सेट में बहुत सारे आउटलायर होते हैं, और मीन एब्सोल्यूट एरर जनरली वहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके डाटा सेट में आउटलायर नहीं होते। मतलब अगर आपको अपने डाटा में आउटलायर को बहुत ज़्यादा पनिश करना है, आप चाहते हैं कि अगर थोड़ी भी गलती हो ना उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाए, तो आप मीन स्क्वायर एरर इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके डाटा सेट में इतनी गलती नहीं है और आपकी जो गलतियाँ हैं उसको एज़ इट इज़ दिखाया जाए, सेम स्केल पे दिखाया जाए, ठीक है? ज़्यादा बढ़ाया ना जाए, घटाए, तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? या यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है? मैंने इसको कंपेयर करके दिखा दिया कि जो आपके व्हेन वी वांट टू पनिश आउटलायर्स, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मीन स्क्वायर एरर का, ठीक है? तो ये हमने कर लिया। अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशंस वाले लॉस फंक्शंस के बारे में। क्लासिफिकेशंस तो सबसे पहला आता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, इसको लॉग लॉस भी बोलते हैं, और ये आपको बहुत बार देखने को मिलने वाला है, ठीक है? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसका जो फॉर्मूला है ना वो बहुत खतरनाक सा लगता है देखने में, लेकिन इसको समझना बहुत ईज़ी है, ठीक है? अब ये क्या है अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, मैं आपको नहीं समझाने वाला, ठीक है? ये न्यूरॉन बोल दो आप इसको, या फिर परसेप्ट्रॉन बोल दो उसको आप, ठीक है? अब ये जो परसेप्ट्रॉन है ना, क्लासिफिकेशन वाला परसेप्ट्रॉन है। क्लासिफिकेशन मतलब इसके अंदर जो यहाँ पे फंक्शन होगा वो सिग्मॉइड होगा, ठीक है? सिग्मॉइड होगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, क्या आएगा? आउटपुट। सिग्मॉइड भी फंक्शन आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियोस देख लेना, ठीक है? तब जाके समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में आएगा। किस टर्म्स में आएगा? प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में आएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम ये मेज़र कर सकते हैं कि आपका ऑन एन एवरेज एरर कितना ज़्यादा है। कैसे? देखो, मैं समझाता हूँ आपको कि मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे जो हमारा ये है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है? ये रहा, ठीक है? ये आपका परसेप्ट्रॉन है बेसिकली, और ये क्या देगा आपको? आउटपुट देगा। और आउटपुट कैसे देगा? क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो कौन सा वाला है? सिग्मॉइड है, ठीक है? तो सिग्मॉइड कैसा आउटपुट देता है? सिग्मॉइड हमेशा आउटपुट देता है किसके? 1 से 0 के बीच में। किसके वैल्यू में देता है? 1 से 0 के बीच में, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बताता है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताता है? कहाँ गया? हाँ, प्रोबेबिलिटी बताता है ये। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताता है? ये बताता है प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो क्लासेस है वो करेक्टली आइडेंटिफाई हुई हैं या नहीं हुई हैं। करेक्टली आइडेंटिफाई का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि वही वही एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, यहाँ पे स्लीप है और यहाँ पे स्टडी है, और यहाँ पे हम इस बार पास फेल रख देते हैं। आपका बच्चा 8 घंटे सो रहा है, 9 घंटे पढ़ रहा है और बच्चा पास हो गया, ठीक है? तो ये पास होने की प्रोबेबिलिटी ही बताता है, ठीक है? आपने बेसिकली 8 और 9 इस परसेप्ट्रॉन या न्यूरॉन को दे दे रहे हैं 8 और 9, और 8-9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट आएगा, और आउटपुट मान लो आ गया 0.89
परसेंट है पास होने के, इसका मतलब वो 89% बोल रहा है बच्चा पास होने के। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चा पास है, पास का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वन, वन होगा। ठीक है, अब वही है कि आपने अगर सारी वीडियोस देखी तो ये आपको समझ में आएगा, यहाँ पे वन हो गया और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है वो 89, मतलब 0.89। ठीक है, तो अब ये 0.89 अभी भी कुछ ना कुछ गलती तो दे रहा है, मतलब मेरा जो डाटा सेट है वो तो बोल रहा है बच्चे के पास होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वन मतलब हो गया 100%, लेकिन मेरा मॉडल ना अभी भी कंफर्म नहीं बता पा रहा कि बच्चा पास ही हो जाएगा। इसको एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या देनी चाहिए थी, वन देनी चाहिए थी, वन मतलब 100% बच्चा पास हो जाएगा, पर ये क्या दे रहा है मुझे, 0.89 दे रहा है। इसका मतलब अभी भी ये बता रहा है कि 0.11 का एरर है। ठीक है, बेसिकली यही आपका लॉस फंक्शन होगा, यही क्या होगा आपका लॉस फंक्शन। इसी लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का। ठीक है, अब कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, देखो अगर आपका वही फिर से वही डाटा पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे स्लीप। ठीक है, मैं स्लीप इसको इस तरह लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टडी और यहाँ पे आपका पास फेल। अब पास किसको दिखाते हैं हम, वन से दिखाते हैं, फेल को दिखाते हैं हम जीरो से। ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं पास फेल को, ये आपका पास है और ये आपका फेल है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका पास बच्चा जो है पास है, अब फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे जो वाई होगा वो एक्चुअल होगा और जो वाई हैट होगा वो प्रिडिक्टेड होगा। जो प्रिडिक्टेड मतलब जो बेसिकली ये बताएगा, हमारा एल्गोरिदम बताएगा। ठीक है, अब आपका बच्चा पास है, जैसे पहला डाटा पॉइंट उठा लेते हैं हम, फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आप पहला डाटा पॉइंट उठा लेते हैं वन वाला। ठीक है, जैसे ही आप वन पुट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे वाई कहाँ, वाई आई यहाँ पे कहाँ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वाई आई और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आप वन पुट कर देंगे, यहाँ पे जैसे ही वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और जीरो मल्टीप्लाई विद एनीथिंग जीरो हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपके डाटा पॉइंट्स में जो एक्चुअल वैल्यू होगी वन होगी, उस टाइम पे ये जो फॉर्मूले का ये वाला हिस्सा है ना गायब हो जाएगा। केवल कौन सा हिस्सा बच जाएगा, ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जब आपका एक्चुअल लेवल वन होता है तो ये इतना बड़ा जो फॉर्मूला था ना ये छोटा हो जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या बोला कि मैंने बोला आपका बच्चा जब एक्चुअल में पास है, एक्चुअल में पास मतलब यहाँ पे वन है। ठीक है, तो अब ये वन यहाँ पे पुट होगा वाई आई में और यहाँ पे पुट होगा, अब यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म आपकी हट जाएगी, यहाँ पे वन आ जाएगा और क्या बचेगा, केवल लॉग वाई, यही आगे क्या गया। तो मतलब जब भी आपके एक्चुअल डाटा पॉइंट में बच्चा वन है मतलब पास है, तो आपका लॉस निकालने के लिए पूरा फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपके लॉस निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा केवल। ठीक है, ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही दोबारा से इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। ठीक वैसे ही जब भी आपके डाटा पॉइंट में वैल्यू जीरो है, एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू क्या है, जीरो, कि बच्चा फेल हो गया, तो फिर से आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे, उस केस में ये टर्म जीरो हो जाएगी पहले वाली और क्या बच जाएगी, केवल ये वाली टर्म बच जाएगी लॉग वन वाई। तो यही चीज बोल रहा है कि जब भी आपका ट्रू लेवल जीरो होगा तो ये फॉर्मूला, मतलब जो ये टोटल जो आपको फॉर्मूला दे रखा है ना क्लासिफिकेशन का, ये टोटल फॉर्मूला कभी यूज ही नहीं होना। आपके इसके दो हिस्से बन जाएंगे, एक ये हिस्सा लेफ्ट वाला, एक राइट वाला हिस्सा। जब इसको मिटो लेते हैं, रुको हाँ, ये भी जब आपके जब आपका जो डाटा पॉइंट है ना, डाटा पॉइंट वो क्या है, वन है, उस केस में ये वाला हिस्सा लगेगा इसका, और जब आपका डाटा पॉइंट जीरो है उस केस में ये वाला हिस्सा लगेगा। ठीक है, दोनों एक एक करके इस्तेमाल होंगे, दोनों एक जगह इस्तेमाल होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। तो मैंने आपको समझा दिया वही चीज कि ये वाला हिस्सा आपका कब लगेगा, जब आपकी जब आपका वाई क्या होगा, आपका वाई जीरो होगा। ठीक है, प्रिडिक्टेड वैल्यू आपकी जीरो होगी, ये वाला हिस्सा तब लगेगा क्योंकि उस टाइम पे ये जीरो हो जाएगा और वन मल्टीप्लाई बाय दिस ये आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट हट जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जब आपका वाई इक्वल टू वन होगा तो आपका ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो समीशन बता रहा है, ये समीशन फिर से आपको बता रहा है कि आपको पहले सारे एरर निकालने हैं, उसके बाद उनको प्लस करना है, प्लस करना है, उसके बाद उसको मीन निकालना है। ठीक है, ये आपको वही बता रहा है जो आपको मैंने मीन स्क्वायर एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर बताया था कि अगर आपके पास बहुत सारे डाटा पॉइंट्स हैं, मतलब बेसिकली आपके पास बहुत सारे डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, वही स्टडी स्लीप वाले, यहाँ पे लेंगे स्टडी, यहाँ लेंगे स्लीप और यहाँ पे पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये तो हो गया आपके एक्चुअल वैल्यूज वाई हैट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दोबारा से हाँ, यहाँ पे ये स्लीप हो गया था, यहाँ पे हो गया एक्चुअल, ये बच्चा पास हुआ कि नहीं, वाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे प्रिडिक्टेड जो मशीन ने बताया वाई हैट। ठीक है, अब एक बच्चा पास है, यहाँ पे आ रहा है 0.89, अब 0.89 क्यों आ रहा है, फिर से क्योंकि प्रोबेबिलिटी बताएगा वो सिग्मॉइड फंक्शन है। यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे 0.11 आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे 0.50 आ रहा है। तो इस तरीके से ना आपको इसको इससे क्या करना पड़ेगा, इससे इसकी मतलब हर पॉइंट की हर पॉइंट की बेसिकली यहाँ पे जो था हर पॉइंट की क्या निकालनी पड़ेगी, आपको वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही उसको n से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आप जो एरर एरर आ जाएगा ना वही आपका लॉस फंक्शन होगा। ठीक है, हम ये हम इस पॉइंट इस डेटा से देखेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आएगा कि जैसे मतलब यहाँ हमारा ट्रू लेवल क्या था वन।
तो ट्रू लेवल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला केवल, वो जो फॉर्मूला था उसका कौन सा वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब लेफ्ट वाला पार्ट मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट लगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने log 0.9 पुट किया क्योंकि आपका प्रेडिक्ट 0.9 था, तो कितना एरर आया मेरे पास, ये वाला एरर आ गया। बेसिकली ये एरर कैसा है, log 0.9 की वैल्यू होती है, आप कैलकुलेटर में करके देख लेना, ठीक है। अगर आपका ट्रू लेवल 1 था और इसने 0.1 बताया, आप खुद सोच सकते हैं कि एक्चुअल में 1 है, लेकिन ये बोल रहा है 1 होने की प्रोबेबिलिटी 10% है केवल। तो अब हमारा मॉडल यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ तो फिर भी बोल रहा था कि 90% चांस है कि 1 होगा, यहाँ पे 10% ही बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एरर भी ज्यादा आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपका ट्रू लेवल 0 था, मतलब आपके डाटा सेट में एक्चुअल वैल्यू 0 थी और इसने बोला 0 होने के चांसेस केवल 10% है, ठीक है। 0 होने के चांसेस, सॉरी, पास होने के चांसेस आपके कितने, 10% है, तो उस केस में आपका जो एरर है वो क्या है, कम आया, ठीक है। क्योंकि पास होने के चांसेस कम है, तो फेल होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो फेल होने के चांसेस ये भी बोल रहा है, फेल होने के चांसेस ये भी बोल रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपका अगर 0 है, लेकिन ये बोल रहा है कि 0 मतलब फेल हो गया, यहाँ पे ये बोल रहा है कि नहीं नहीं बच्चा तो पास है, मतलब ये 1 के पास ले जा रहा है, 1 के पास, तो इस केस में क्या होगा भैया, ये तो क्या बोल देगा कि एरर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एरर बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली आपने क्या करा, ये एरर निकाला अलग-अलग पॉइंट्स के लिए। अब आपको उसको क्या करना है, इन सबको ही आपको ऐड करना है, उसको फिर किससे डिवाइड करना है आपको, 1, 2, 3, 4, 4 डाटा पॉइंट से, तो 4 से डिवाइड कर देना, तो तब जो आएगा वही आपका मेन लॉस फंक्शन होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब फोर्थ आपको आ जाता है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी तब लगता है जब आपके जो क्लासिफिकेशन होता है ना उसमें 2 से ज़्यादा क्लासिफिकेशन होते हैं। बेसिकली ये जो हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी पढ़ी था ना, इसमें मैं आपको बताना भूल गया आपको, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लगता है ना आपका, तभी लगता है जब आपकी क्लासिफिकेशन में केवल 2 ही क्लास हो। केवल कितनी क्लास हो, 2 ही क्लास। अब 2 क्लास का मतलब मैं आपको बार-बार समझा चुका हूँ, 2 क्लास का मतलब होता है या तो येस है या फिर नो है, मेल है या फीमेल है, इस तरह के डाटा सेट 2 ही आउटपुट होते हैं। लेकिन आपका कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी तब लगता है जब आपके जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि डॉग है, एलिफेंट है और गोट है। अब 3 तरह की प्रेडिक्शन करनी है आपको ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स कॉलम। इनपुट कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे कलर कलर है, हेयर्स हैं, ठीक है, हाइट है, ये सारे आपके इनपुट कॉलम्स होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं एक डाटा सेट बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके कलर्स हो गए, यहाँ पे आपकी हाइट हो गई, यहाँ पे आपके हेयर्स हो गए, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एनिमल कौन सा है वो, अब डॉग है, एलिफेंट है या गोट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके फीचर्स लिखे पड़े हैं, इनकी वैल्यू लिखी पड़ी है, ठीक है। तो ये अब मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें 3 आउटपुट है, तो उस केस में हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाना पड़ता है, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब वाई आई लॉग आई क्या है, तो फिर से वही वाई आपकी एक्चुअल वैल्यूज और वाई हाइट मतलब आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है, बाइनरी क्लासेस में जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, सिग्मॉइड होता है। अब एक्टिवेशन फंक्शन आपको पता है कि नहीं पता, मुझे फिर से आपको समझाना पड़े, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसको एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं। ये आपका सिग्मॉइड होता है किसमें, बाइनरी क्लासिफिकेशन में। लेकिन आपका जब मल्टीपल क्लासिफिकेशन होता है उस केस में ये सॉफ्ट मैक्स हो जाता है। आपको ये चीज अगर नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो देखें, एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वहां पे समझा है कि सॉफ्ट मैक्स क्यों यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्या एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो सॉफ्ट मैक्स होगा, ठीक है। अब सॉफ्ट मैक्स में बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी ही देता है, जैसे कि बाइनरी सॉरी सिग्मॉइड भी आपको प्रोबेबिलिटी देता है, सॉफ्ट मैक्स भी आपको प्रोबेबिलिटी देता है। मतलब यहाँ पे भी ना मेरा एल्गोरिदम कभी भी ये नहीं बताएगा कि ये डॉग ही है, वो बस प्रोबेबिलिटी बता देगा कि 90% चांस है कि डॉग होगा। बाकी वो 5% इसमें डिवाइड कर देगा कि क्या पता 5% एलिमेंट हो, क्या पता 5% गोट हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास 3 डाटा है, कैट डॉग हॉर्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो एल्गोरिदम होते हैं उनको डायरेक्टली कैट डॉग हॉर्स का मतलब पता नहीं है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, एनकोड करना पड़ता है। एनकोड मतलब कि मैं इसको इस तरह बोल दूं, यहाँ पे कहीं बना है डाटा, नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एनकोडिंग का मतलब क्या है, बेसिकली ये है, मैं बोल दूंगा कि 100 ये मेरा कैट हो गया मान लेते हैं, ठीक है। और 010 ये मेरा क्या हो गया, डॉग हो गया। और 001 ये मेरा क्या हो गया, हॉर्स हो गया। तो ये मैंने जो इन कैटेगरीज को ये जो नंबर दिए ना, इसी को वन हॉट एनकोडिंग बोलते हैं। एल्गोरिदम आपका ये समझता है, ये नंबर समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रखा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो डेटा पॉइंट्स था वो इस तरीके थे कि जो आपकी पहली रो थी उसमें फिर से वही, यहाँ पे आपके जो भी था मतलब हेयर्स थे, क्या हेयर है और हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, और यहाँ पे एनिमल लिखा था, मान लेते हैं फर्स्ट रो में एनिमल, यहाँ पे एनिमल है, फर्स्ट रो में आपका लिखा पड़ा था डॉग, ठीक है। यहाँ पे इनके फीचर लिखे होते हैं, डॉग के फीचर, और एक्चुअल में वो एनिमल क्या था, डॉग था, ठीक है। अब मशीन को डॉग को पता नहीं चलेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा। एनकोड करने का मतलब इसका कोड लिखना पड़ेगा। अब डॉग का कोड क्या दिया था, 010, तो यहाँ पे क्या आएगा 010, ठीक है। अब जो मेरा प्रिडिक्शन है ये तो एक्चुअल वैल्यूज है ना, ये तो एक्चुअल वैल्यूज है। अब जो मशीन लर्निंग का प्रिडिक्शन या डीप लर्निंग का प्रिडिक्शन है वो आया यहाँ पे
0.1, 0.85 और 0.05। मतलब उसने बोला कि 85% चांस है कि डॉग ही है, 10% चांस है कि ये वो हो सकता है, कौन सा वाला, कैट हो सकता है, और ये 5% चांस है कि वो हॉर्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि ये प्रिडिक्शन। एक्चुअल में क्या था, वो डॉग ही था, और इसने भी क्या बताया, डॉग ही बताया। मतलब हमारे 1 और 0.85 में कितने का डिफरेंस है, केवल 0.15 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी जब वैल्यू निकालेंगे तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, मतलब लॉस फंक्शन निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे ना आप तो, आ, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, कहाँ गया पेन, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। तो अब यहाँ पे रखेंगे एक्चुअल वैल्यूज और यहाँ पे लिखेंगे प्रेडिक्टेड वैल्यूज, तो यही काम यहाँ पे भी किया गया है। तो जैसे ही आपने दिखाया कि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज है 0.1, ठीक है, और लॉग यहाँ पे बेसिकली 0.1 नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो जीरो है ना, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है, ये रहा। और ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन को पता है ना, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। और लॉग 0.1 ये आपके प्रिडिक्टेड है, यहाँ पे 0.1 प्रिडिक्टेड है, 0 एक्चुअल है। फिर से 1 एक्चुअल है, लॉग 8.5 प्रिडिक्टेड है, 0 एक्चुअल है, 0.05 प्रिडिक्टेड है। तो जब इसका लॉस निकालेंगे, देखो लॉस बहुत कम आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो एल्गोरिदम है उसने सही बताया, यहाँ पे 1 था, 0.85 है। लेकिन अगर ये आप डाटा देखें तो ये क्या बोल रहा है कि 70% चांस है कि वो कैट है, 20% चांस है कि डॉग है, 1% चांस है, 1 नहीं 10% चांस है कि हॉर्स है। अब ये हमारा जो एल्गोरिदम है वो 70% बोल रहा है कि वो क्या है, कैट है। बट आप अगर डाटा में देखें तो वो बोल रहा था डॉग है। ठीक है, अब पता नहीं मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया कि क्या किया। एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ कि हमारा ये आउटपुट है। ठीक है, ये क्या है, आउटपुट किसके द्वारा, मशीन लर्निंग के द्वारा, ठीक है, या डीप लर्निंग के द्वारा। तो इसमें पहली वैल्यू क्या आ रही है, 0.7, 0.7 मतलब 70%। 70% दे दिया इसने पहली वाली क्लास को, पहली वाली क्लास क्या थी हमारी, कैट। तो ये बोल रहा है कि 70% है कि कैट है। अगला 20% बोल रहा है कि क्या है, डॉग है। और अगला 10% बोल रहा है कि क्या है, ये हॉर्स है। अब आप एक्चुअल में देखें तो एक्चुअल में यहाँ पे हमको क्या था, एक्चुअल में क्या था, वो डॉग ही था। तो जब आप इसका एरर निकालेंगे, वो देखो वो एरर क्या ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला के, ये वाला फॉर्मूला के। ठीक है, तो जब आप ये लगाएंगे तो एरर ज़्यादा आ रहा है। तो इस केस में जब आपका मल्टीपल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, तो इस केस में आप कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था, हमने लॉस फंक्शंस के बारे में पढ़ा, और फ्यूचर वीडियोस में हम और सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर मेरी वीडियोस से मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं, मैं कैसे इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ, मेरे को रिकमेंडेशन चाहिए कैसे भी, बस बाय बाय।